हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है हमारी और आपके प्रयास से भारत जल्द आत्मनिर्भर बने। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश जबरदस्त औसम वीडियो में आपको दिखाएंगे बिहार सैटेलाइट टाउनशिप के अंतर्गत पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप में ढेर सारी ऐसी बात बताऊंगा जो आपको हो सकता है नहीं पता हो। आज फिर से हम ड्राफ्ट को लेके आए हैं दोस्तों, और उसमें हम आज जानेंगे रोड कनेक्टिविटी। हम देख चुके हैं, आज हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। SWOT एनालिसिस क्या होता है ये भी बताएंगे। TOD आपको बताएंगे क्या जोन होता है, कैसे डेवलप किए जाएंगे। साथ में ही प्लानिंग फेज में कब क्या कैसे बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो कॉलोनीज बनाए जाएंगे वो उसका आकार क्या होगा, कितने कॉलोनीज हो सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। कॉलोनी से यहाँ का मतलब है कितने ज़्यादा सेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों, बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई बार मैंने आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं। बिहार के अंतर्गत शहरी विकास कम है। शहर में जो कम लोग रहते हैं, लगभग 11% के आसपास, उसी को बढ़ाने के लिए ये सारी डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। पहले फेज के अंतर्गत 11 सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना लेके आई है सरकार ने। और आपको बता दूं, ये इस विधानसभा चुनाव से पहले NDA का एजेंडा भी था सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का, जिसके तहत 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जा रहा है। और पटना पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप के अंतर्गत ड्राफ्ट भी निकाल दिया गया है। और उसी के हिसाब से हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको लगातार 2-3 वीडियो से दे रहे हैं। हमने अभी तक क्या देख लिया है, जो लैंड 81,000 किस प्रकार से यूज़ किए जाएंगे, जिसका विस्तार से हम आपको बता चुके हैं। और इसके अलावा रोड नेटवर्क कैसे बनाए जाएंगे, कितना चौड़ा रोड होगा, कितने सारे रोड हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी दे चुके हैं। आज के वीडियो में हम SWOT एनालिसिस करते हैं। इस प्रोजेक्ट का SWOT एनालिसिस होता है क्या, TOD जोन फर्स्ट फेज के अंतर्गत क्या बनाए जाएंगे, फिनटेक सिटी क्या है, और खेल को लेके क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सब जानकारी देंगे। 133 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें छान करके हम लेके आ रहे हैं। और कॉलोनीज कितने में बनाए जा रहे हैं वो भी। पटना सैटेलाइट टाउनशिप के अंतर्गत मैं पाटलिपुत्रा या पटना सैटेलाइट टाउनशिप बताऊं तो आप एक ही समझें, जिसके अंतर्गत यहाँ पे दिखाया गया है 28,732 एकड़ में बनाए जाएंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ और बताया जा रहा है, इस सारे रेजिडेंशियल एरिया का पूरा आकार क्या होने वाला है ये आप देखें। हम आपको हाईलाइट कर दिए हैं। द टाउनशिप इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्टर्स, एवरेज 1.25 किलोमीटर इंटू 1.2 किलोमीटर, यानी कि 1.25 किलोमीटर स्क्वायर आकार में होगा। वर्गीकरण बनाया जाएगा सेक्टर्स। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 1.56 एकर्स के आसपास होते हैं। और आपको बता दूं, 1.25 एकर्स लगभग 385 एकर्स के आसपास होता है। और इतने एकर्स अगर एक सेक्टर्स बनाए जाएंगे तो आप समझ लीजिए जो ये कितने सेक्टर्स में डिवाइड किए जाएंगे। लगभग 70 सेक्टर के आसपास बनाया जाएगा। इस पूरे पाटलिपुत्रा रेजिडेंशियल जोन को बांटा जाएगा, जिसके अंतर्गत ये सेक्टर्स बनाए जाएंगे। हमने इससे पहले आपको एक चीज़ और बताया था, जो रोड नेटवर्क कैसे बनाए जा रहे हैं। तो सबसे सेक्टर्स के बीच के जो रोड होंगे, सबसे कम चौड़ा जो रोड होगा वो होगा 30 मीटर का, सेक्टर्स के बीच का। बाकी जो स्ट्रीट वगैरह हैं, पहले से बुनियादी ढांचा है, उसको भी सस्टेन करने की ज़रूरत होगी। तो आपको समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टि से हमने रोड आपको नेटवर्क बताया था, आज हम सेक्टर्स के बारे में ही बता रहे हैं। इसके अलावा कोई भी परियोजना हो, बड़ा परियोजना हो, छोटा परियोजना हो, अगर आप लोगों में से कोई भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे या MBA किया होगा या इंजीनियरिंग किए होंगे तो उनको पता होगा SWOT SWOT एनालिसिस क्या होता है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, उसको एनालिसिस उसके अंतर्गत किया जाता है और देखा जाता है। इस और
क्या चीज़ इसका स्ट्रेंथ है, मजबूत पक्ष क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कमज़ोर पक्ष क्या है, इसी सब को लेके एनालिसिस किया जाता है और वीकनेस को सुधारा जाता है, स्ट्रेंथ को एक्सपेंड किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत भी ये किए जा रहे हैं और हम आपको वो एनालिसिस करके बता रहे हैं। इसके अलावा स्वेट एनालिसिस हम वीडियो में थोड़ा सा आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फेज़ 1 के अंतर्गत। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था एग्जैक्टली जो फेज़ 1 में क्या डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, तो सेक्टर्स रोड वगैरह डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। ये देख लें, आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कौन सा लैंड यूज़ किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। फेज़ 1 के अंतर्गत क्या बनाए जाएंगे वो भी हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, आज भी दिखाते हैं। ये देखें फेज़ 1 के अंतर्गत क्या बनाया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द कोर एरिया। कोर एरिया आपको बता दूं 3000 एकड़ के अंतर्गत आता है और उसको पहले फेज़ में डेवलप किया जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कोर एरिया से लगा हुआ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। प्राइमरी रेजिडेंशियल एरिया हम आपको बता ही चुके हैं, 3000 एकड़ में से बहुत सारे 400, 500, 700 एकड़ ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल एरिया बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल का मतलब है ट्रेन, बस और एयरपोर्ट, रोड, सबकी कनेक्टिविटी एक जगह से हो जाने के लिए। प्राइमरी रोड नेटवर्क हम आपको बता ही चुके हैं, जो रोड नेटवर्क पहले फेज के अंतर्गत ही सारा दिखने लगेगा। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनिशियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, पार्क वार्क छोटे मोटे, वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट फेज के अंतर्गत ही, यानी कि डेवलपमेंट्स ऑफ कोर एरिया जो कि 3000 एकड़ का है। सेकेंड फेज में आप देखें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जो कोर एरिया के अंतर्गत डेवलप होंगे उसको एक्सपेंड किया जाएगा। उसी अनुपात में इंस्टीट्यूशनल एरिया बनाए जाएंगे। स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा फेज 1 के अंतर्गत। स्पोर्ट सिटी के लिए बहुत सारे ज़मीन यहाँ पे संरक्षित रखा जा रहा है। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क्स, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मतलब जब आबादी बढ़ने लगेगा उसके बाद दूसरे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के उसको एक्सपेंड करना। एडिशनल पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे जैसे आबादी बढ़ते जाएंगे सारी फैसिलिटीज़ ऐड होते जाएंगे। अब जो लास्ट फेज 3 के अंतर्गत है, कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग अर्बन एरियाज। जब पॉपुलेशन एक अच्छा खासा आ जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, तो ये सारी डेवलपमेंट्स, रीजनल पार्क्स एंड टूरिज्म फैसिलिटी, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी काम थर्ड फेज में है। जो मेन काम है, बेसिक काम है, जो बोलते हैं ना, आप जब घर बनाते हैं तो मेन काम क्या होता है, तो सबसे मेन काम होता है कुर्सी, घर में कुर्सी देना, फाउंडेशन करना। वो फाउंडेशन का काम फेज 1 के अंतर्गत सारे कर लिए जाएंगे। यहाँ पे देखें स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन एरियाज के बारे में बताया गया है। एंकर्ड बाय द प्रपोज्ड स्पोर्ट सिटी, यानी कि स्पोर्ट सिटी एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क, डेडिकेटेड एरिया में बनाया जाएगा, यानी कि एक सेपरेट एरिया में। दिस शैल बी इंक्लूड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स, ट्रेनिंग एकेडमिक्स, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, अर्बन पार्क्स, इवेंट्स वेन्यूज एंड टूरिज्म रिलेटेड डेवलपमेंट्स। ये सब आपको इतने सारे टाइप के एरियाज को डेवलप किया जाएगा। प्रोमोटिंग एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस एंड पब्लिक रिक्रिएशन। तो आप स्पोर्ट और रिक्रिएशन एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। और ये होगा कहाँ पे, पुनपुन के स्पोर्ट सिटी पुनपुन के आसपास डेवलप किए जाएंगे। देखते हैं कहाँ पे बनाया जाएगा। स्पोर्ट सिटी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। द प्रपोज्ड स्पोर्ट सिटी एंड एसोसिएटेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विल सपोर्ट, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल खेल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमिक्स बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पोर्ट टूरिज्म, रिक्रिएशनल एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हो सकता है एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल स्टेडियम आया जाए इस पटना सैटेलाइट टाउनशिप के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज़ और, स्पोर्ट सिटी तो पुनपुन में बनाए ही जाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया है फेज 1 का कितना साल में डेवलप किए जाएंगे, तो 5 साल के अंतर्गत, 0 से 5 ईयर्स के अंतर्गत फेज 1 डेवलप किए जाएंगे। और क्या क्या डेवलपमेंट किए जाएंगे विस्तार से यहाँ पे दिया गया है।
आप देख सकते हैं लैंड असेंबली एंड स्टैट्यूटरी क्लियरेंस डेवलपमेंट्स अथॉरिटी, यानी डेवलपमेंट बनाया जाएगा, कोर एरिया डेवलपमेंट किए जाएंगे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। एक्सेल रोड पूरा सैटेलाइट टाउनशिप उसी पे डिपेंड होंगे। 120 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा एक्सेल रोड, 90 मीटर और 120 मीटर ऐसे कुछ बनाए जाएंगे। सेंट्रल बिजनेस इनिशियल सेक्शन ऑफ द रिंग रोड बनाए जाएंगे। अपग्रेडेशन ऑफ SH1 स्टेट हाईवे नंबर 1, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। जाट डुमरी ट्रांजिट हब बनाए जाएंगे। MRTS कॉरिडोर बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इनिशियल पब्लिक पर्पस फैसिलिटीज बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक हब फेज 1 बनाया जाएगा। रिटेंशन रिजर्वेशन एंड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये पानी से संरक्षण के रिलेटेड इस पूरे सैटेलाइट टाउनशिप को पानी कहाँ से उपलब्ध होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फेज 2 के अंतर्गत 5 से 10 साल का समय रखा गया है और ये सारे होंगे जिसमें होंगे एक्सपेंशन ऑफ CBD कंप्लीशन ऑफ द रिंग रोड बना लिया जाएगा फेज 2 के अंतर्गत। इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे। फिनटेक सिटी बनाया जाएगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कई सारे हो जाएंगे। स्पोर्ट्स सिटी आएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज आएंगे। पब्लिक पार्क्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आएंगे। और फेज 3 जो 10 से 20 साल यानी कि 2027 तक का जो फेज 3 को 10 साल दिया गया है, बाकी फेज 2 को 5-5 साल के लिए बांटा गया है, जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में हो जाएंगे। 60 दिन का ये ड्राफ्ट बनाया गया है जिसमें हमारे वहाँ के रहने वाले जिनके ज़मीन उसके अंतर्गत आ रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है इसमें क्या चेंज हम ला सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं जो इनिशियल प्लान है, जो ज़मीन कैसे लिए जाएंगे, तो आपको बता दूं ज़मीन यहाँ पे आप लोगों के सहमत से लिया जाएगा। ज़मीन लेने के बाद अगर 70-80% भी पब्लिक मान गए जो ज़मीन देना है, और सरकार अगर चाहे तो मनवा भी सकती है मुआवजा बढ़ा के ज़मीन का। इसके अलावा सैटेलाइट टाउनशिप बनने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, पता नहीं आप लोगों का जो ज़मीन कितना वैल्यूएबल है, कितना आपका फ्यूचर प्लान उस ज़मीन को लेके है, वो अलग कंसर्न हो सकता है, लेकिन इस परियोजना को देखते हुए हम कह सकते हैं बहुत बड़ा परियोजना है। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। लगभग 16 लाख करोड़ रुपए केवल 11 सैटेलाइट टाउनशिप के परियोजना को एस्टिमेट किया गया है। इतना पैसे खर्च हो सकते हैं, समझ जाइए। अभी बिहार का बजट 3-3.5 लाख करोड़ का है, बिहार के बजट का 5 गुना ज़्यादा, जो कि 20 साल में यहाँ पे होने हैं। और कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट्स होने के साथ ही ये एक बूस्ट करेगा इंडिया के इकोनॉमी को, जो आत्मनिर्भर भारत है। अगर सबसे पिछड़ा राज्य ही इस लेवल से बूस्ट करेगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएगा, तो स्वाभाविक है देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के GDP को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, तो वो उसका फ़ायदा होने वाला है। हाँ, किसानों का ज़मीन से रिलेटेड आप लोगों ने कल कमेंट किया था। जो ज़मीन है वो 55% सरकार, अगर आपका ज़मीन 100 एकड़ है, या समझ लें ऐसे जो 100% ज़मीन लेता है, 1 कट्ठा लेता है, तो उसका 55% मान के चले 1000 स्क्वायर फीट का आपका ज़मीन है, तो 55% सरकार आपको लौटाएगी। 45% अपने पास रखेगी, जिसको डेवलप करके आपके लिए पार्क और ये जो रोड नेटवर्क है उसमें आपका हिस्सेदारी ज़मीन का यूज़ किया जाएगा। हालांकि मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टोड जोन होता क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन इज intended to promote compact mixed use and transit supportive urban developments around the proposed MRTS। MRTS का यहाँ मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर से है। इसका मतलब ये है जो बड़े लेवल पे जो ट्रांजिट यहाँ से किए जाएंगे, चाहे बड़े बड़े रेलवे ट्रैक बिछाए जाए, जहाँ पे मतलब 2-4-5 लाख हर दिन आना जाना करे, मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, वो बहुत बड़ा एक एरिया बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये देखें हजार्डियस इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, रेडी कैटेगरी इंडस्ट्रीज, हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज, एक्सेप्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच शैल नॉट बी अलाउड। मतलब इसके अलावा कुछ भी चीज काम नहीं किया जा सकता है जो TOD जोन में है।
डेवलपमेंट्स ऑन ए प्लॉट फॉलिंग इन मल्टीपल लैंड यूज, ये क्या है? और यहाँ पे कुछ नक्शा दिखाया गया है, एनेक्चर मैप, जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट्स होंगे। हमने आपको बहुत सारा मैप दिखा चुके हैं, रोड नेटवर्क हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से बनाए जाएंगे। आप पॉज करके, मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूँ सारे मैप पे, आप पॉज करके ये देखें, पॉज करके आप देख सकते हो क्या बताया जा रहा है इस मैप में। और हम कोशिश करेंगे एक फाइनल पूरा डीपीआर का एक फर्स्ट पेज से लेके 133 पेज तक क्या बताया गया, आधा घंटे लगे, 40 मिनट्स लगे, 1 घंटे लगे, चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। आने तो उसके लिए, और वो लास्ट वीडियो होगा पटना सैटेलाइट टाउनशिप के बाद, उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगा। तो ये भी आपको मैं बताते चलता हूँ। ये देखें, हम आपको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं जो एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। हम फिनटेक सिटी के बारे में एक बार हम आपको बताना चाहेंगे। स्पोर्ट सिटी के अलावा फिनटेक सिटी, दो चीज सिटी के बारे में और भी बताएंगे। यहाँ पे देखें, फिनटेक सिटी के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ दिया गया है, एक्सप्लेन बाद में भी किया गया है, लेकिन ये आप देख लें। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड ए डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक सिटी ओवर अप्रोक्सीमेटली 242 एकड़, जटिया मौजा फतुआ ब्लॉक, यानी कि जैतिया मौजा फतुआ ब्लॉक में 242 एकड़ में डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, जहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, डिजिटल पेमेंट्स कंपनीज, इंश्योरेंस फर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज, financial technologies startups and innovation centers. The fintech city is expected to promote knowledge based employment, attract private investment and position Patna as a emerging financial एंड डिजिटल सर्विस। कहने का मतलब है गिफ्ट सिटी, आप अगर सुने होंगे, गुजरात के अंतर्गत बनाया गया है, थोड़ा सा ही एरिया में बनाया गया है 500-600 एकड़ में, लेकिन उसी के तर्ज पे कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। और 242 एकड़ इसके लिए ज़मीन आरक्षित किया गया है फतुआ ब्लॉक में, जैतिया मौजा के अंतर्गत। स्पोर्ट सिटी, यहाँ पे देखें 100 एकड़ में यहाँ पे रखा गया है। ए स्पोर्ट सिटी हैज़ बीन प्रपोज्ड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 100 एकर्स एट डुमरी मौजा, पुनपुन ब्लॉक के अंतर्गत। क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगे? तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ओलंपिक लेवल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट एकेडमिक्स, एथलीट एकोमोडेशन एंड एसोसिएट रिक्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्पोर्ट सिटी एम्स टू strengthen बिहार स्पोर्ट इकोसिस्टम while creating opportunities for state tourism। आपको पता ही है, जब ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, हमारे बिहार के खिलाड़ी बहुत कम जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग आईएएस बनने वाले हैं, हम लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, स्पोर्ट की तरफ हम उतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी क्रिकेट में कुछ सेंसेशनल हुआ है वैभव सूर्यवंशी की वजह से, और कई सारे खिलाड़ी आए हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल से ओलंपिक में गोल्ड मेडल वगैरह में यहाँ से बंदे जाएं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सारे इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ 100 एकर्स एरिया में पुनपुन ब्लॉक के डुमरी मौजा में प्रस्तावित किया गया है। बिहार जुडिशियल एकेडमी के लिए भी 38 एकड़ ज़मीन रखा गया है। तो ये सारे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप लोगों का जितना कमेंट्स हैं ज़रूर हमें करें, जो आप और क्या देखना चाहते हो। हम आपको लेके आएंगे अगले वीडियो में, एक कंप्लीट वीडियो होगा, या हो सकता है अगले वीडियो में कुछ और निचोड़ लाऊं, और उसके बाद एक वीडियो जिसमें हम 133 पेज का आपको पूरा हर एक पेज का डिटेल बताएंगे, जो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका प्लॉट है या आप ज़मीन आपका है 55% ज़मीन आपको रिटर्न सरकार डेवलप करके दे रही है, उसके बाद उसमें बिल्डिंग बायलॉज कैसे बना सकते हैं, उसका थोड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है जो होगा नहीं होगा। तो आपको बता दूं, आज से अगर 20 साल पहले जाएं, बिहार में रोड नहीं होती थी, अब देखें इतने ज़्यादा रोड हो गए हैं। बिजली तो नाम मात्र के लिए ही आता था, गांव में तो बिजली आती नहीं थी।
और शहर में भी 5, 6, 7 घंटे कब मतलब बहुत सिचुएशन खराब था। टीचर्स का हाल क्या था, बिहार के स्कूल में टीचर्स नहीं थे। 4-4, 5-5 लाख टीचर्स रिक्रूट हुआ है, वो भी अच्छे-खासे बीपीएससी क्रैक करके, और उसके बाद सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव वे में इसको ले रहे हैं। सरकार वोट इसी बात पे मांगी थी जो हमें सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करेंगे, और उसी को लेके, परियोजना को लेके आई है। लोगों को सरकार की नीयत पे शक है, परियोजना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी परियोजना बन जाए तो आप आज से 25 साल पहले अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं, कभी नोएडा गए हैं, तो कल्पना कीजिए जो 25 साल पहले नोएडा कैसा था। ऐसे ही फर्स्ट फेज में रोड बनाया गया, फिर आज देखें जेवर तक डेवलप हो गया है, जो लगभग 50 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा से आगे है। कुछ उसी प्रकार से डेवलपमेंट्स इसका होने वाला है। आज ये नींव रखा जा रहा है, ये सारी जगह को 20 साल के बाद आप गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव सबसे बड़ा सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में बिहार देश में उभरा है। नवी मुंबई, मुंबई वाला पार्ट है। उसी प्रकार से ये सारे अगर सिटी बन जाए, और आपको मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होगा लोगों का, हमारे आपका लिविंग स्टैंडर्ड, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। जिस प्रकार से चंडीगढ़ को बसाया गया है, उसी प्रकार से सारे डेवलपमेंट्स होंगे, और प्लान्ड वे में सारा कुछ बनाया जा रहा है। इसलिए इसको इतना ज़्यादा हाइप दिया जा रहा है, और होना भी चाहिए हाइप। चलिए, लगातार हम इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल्स बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और एक बार फिर आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।